टारगेटेड टेस्ट सीरीज 2022 में फुल एंड टेस्ट क्रमांक 3 पर है ना। गोपद ब्राह्मण किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है? गोपद ब्राह्मण किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है? तो अगर आप देखेंगे तो आंसर मिलेगा डी, है ना। गोपद ब्राह्मण अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। देखिए, वेदों की रचना जो सामान्यतः है वो पद्यात्मक रूप में हुई है और उन्हीं पद्यात्मक वेदों को गद्य रूप में व्याख्यायित करने के लिए ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए। इसका मतलब है कि हर एक वेद के अपने कुछ ब्राह्मण ग्रंथ हैं। जैसे ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है ऐत्रेय ब्राह्मण, जिसकी रचना महिदास ऐत्रेय द्वारा की गई थी। और इसी ऐत्रेय ब्राह्मण में आपको शुनहशेप आख्यान, शुनहशेप ऋषि है, आख्यान का मतलब कथा, शुनहशेप ऋषि की कथा देखने को मिलती है। सामवेद का एक प्रसिद्ध ब्राह्मण ग्रंथ है जिसको हम बोलते हैं पंचविश ब्राह्मण। ठीक है, देखिए ब्राह्मण ग्रंथ क्या है, 3 अंकी प्रश्न है यहाँ पे। ठीक है, इसका उत्तर मैंने लिख दिया है, ऐत्रेय ब्राह्मण। सबसे पहली बात की जाए तो ऋग्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो ऐत्रेय ब्राह्मण है, जिसकी रचना महिदास ऐत्रेय द्वारा की गई थी। इसमें आपको शुनहशेप आख्यान भी देखने को मिलता है। तो ऐत्रेय ब्राह्मण आ सकता है ना, या फिर ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ ऐत्रेय आ सकता है। 3 अंकी प्रश्न है ये। इसी तरह से सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथों की बात करेंगे तो आएंगे पंचविश तथा षड्विश। इसमें पंचविश, यह विषय गलत लिखा हुआ है, पंचविश होना चाहिए, पंचविश ब्राह्मण जो है वो सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ है, जिसकी रचना तांड्य ऋषि द्वारा की गई थी, इसलिए इसको तांड्य ब्राह्मण भी बोलते हैं। तांड्य ऋषि ने रचना की, इसलिए इसको तांड्य ब्राह्मण कहते हैं। ध्यान रखना, वेदों को अपौरुषेय माना गया है, अर्थात ऐसी रचनाएं जो कि किसी मनुष्य की कृति ना होकर ईश्वरीय रचना के रूप में है। किसके रूप में है? ईश्वरीय रचना के रूप में है, ये ध्यान दीजिएगा। अगला जो है वो है षड्विश ब्राह्मण। षड्विश ब्राह्मण को जो रचना है वो अद्भुत ऋषि द्वारा की गई है, अद्भुत ऋषि द्वारा की गई थी, इसलिए इसको अद्भुत ब्राह्मण भी बोल रहे हैं। और ये षड्विश ब्राह्मण सामवेद का ही एक ब्राह्मण ग्रंथ है। इसमें अगर आप देखेंगे तो भूकंप, प्राकृतिक आपदाओं, इनसे निवारण के उपायों पर बात हुई है। इसी तरह से यजुर्वेद का एक प्रसिद्ध ब्राह्मण ग्रंथ है शतपथ ब्राह्मण। ब्राह्मण ग्रंथों में जो सबसे बड़ा ब्राह्मण ग्रंथ है वो यही है, शतपथ ब्राह्मण, और बहुत विख्यात भी है। सबसे ज़्यादा प्रश्न इसी पर बनने की संभावना है। यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है शतपथ ब्राह्मण। इसकी रचना किसने की है? याज्ञवल्क्य ऋषि द्वारा। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ की रचनाकार हैं याज्ञवल्क्य ऋषि। ये अपने आप में एक 3 अंकी प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। शतपथ ब्राह्मण में क्या देखने को मिलेगा आपको? प्रलय, जल प्रलय की कथा है। इसमें पुरुरवा तथा उर्वशी एक अप्सरा है और पुरुरवा ऋषि है, उनकी कथा है। अश्विनी देवताओं द्वारा च्यवन ऋषि को चिर यौवन प्रदान किए जाने का उल्लेख। आपने देखा च्यवनप्राश, है ना, च्यवनप्राश खाएंगे तो चिर युवा रहेंगे, है ना, ऐसा उल्लेख किया जाता है। अश्विन देवता जिनको चिकित्सा का देवता माना जाता है, एक च्यवन ऋषि है, वो अश्विन देवताओं का आह्वान करते हैं और तपस्या करते हैं। अश्विन देवता प्रकट होते हैं और च्यवन ऋषि कहते हैं कि मैं हमेशा यौवन युक्त रहूं या मैं हमेशा युवा रहूं, कभी वृद्ध ना हो, इसका उपाय कर दीजिए। तो अश्विन देवता कहते हैं तथास्तु, ये लो च्यवनप्राश, अब तुम खाते रहो इसको, चिर युवा रहोगे। ये सारी कथाएं आपको कहाँ मिलती है? शतपथ ब्राह्मण में। इसी तरह से जो आपका प्रीलिम्स का प्रश्न था, गोपद ब्राह्मण किसका ब्राह्मण ग्रंथ है? उत्तर है अथर्ववेद का। ध्यान दीजिएगा, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, इनको वेदत्रयी बोलते हैं और श्रेणी से बाहर है हमारा अथर्ववेद। इसको सबसे ज़्यादा प्रिय या सबसे ज़्यादा प्रेम किया गया जनता द्वारा, क्योंकि इसमें अथर्ववेद में लौकिक जीवन के विषयों पर चर्चा हुई है। किसी को वश में कर लेना, या फिर जादू टोने की बातें, या फिर जो दिक्कतें हैं मानव जीवन में उनको दूर करने की कोशिशें। ठीक इसी संदर्भ में अथर्ववेद का एक ब्राह्मण ग्रंथ है गोपद ब्राह्मण, और इसकी रचना किसने की है? गोपद ऋषि में। आप ओम, गायत्री मंत्र आदि का महत्व भी आपको यहाँ देखने को मिल जाता है गोपद ब्राह्मण में। ठीक है, तो ब्राह्मण ग्रंथों पर 3 से 4 प्रश्न मुख्य परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं। इसको आप लिखिएगा अपने मेंस के नोट्स में। ठीक है भैया। अगला प्रश्न ज्योग्राफी से संबंधित है, वर्ल्ड ज्योग्राफी का। पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाले ग्रह का नाम क्या है? वो है वीनस या शुक्र ग्रह। पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाले ग्रह का नाम है शुक्र ग्रह। जुड़वा बहन, सिस्टर प्लैनेट भी बोलते हैं। इसका कुछ अन्य नाम भी है, सर्वाधिक चमकीला ग्रह, सुबह का तारा या शाम का तारा। तो वीनस अर्थ स्क्रीन माना जाता है
अगर आप देखेंगे बस कलर का ही अंतर है, क्योंकि शुक्र ग्रह पर पानी नहीं है और हमारे यहाँ पर पानी है, इसलिए पृथ्वी को नीला ग्रह भी बोलते हैं। अफ्रीकी विकास बैंक, अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक ADB की स्थापना कब की गई थी? आंसर मिलेगा 1953। बाबा है, आंसर आपका 1963। 10 साल पीछे रह गए, कोई बात नहीं। अफ्रीकी विकास बैंक ADB आपका 3 अंकी प्रश्न भी है। अफ्रीकी विकास बैंक की स्थापना 1963 में है। इसके वर्तमान सदस्यों की संख्या लगभग 78 है अभी, ठीक है। अफ्रीकी महाद्वीप के 53 देश और 25 देश जो कि अफ्रीका से बाहर के हैं इसमें शामिल हैं। इसके वर्तमान अध्यक्ष डोनाल्ड कबेरुका हैं और इसका मुख्यालय कोटे डी आइवरी में है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। ADB स्थापना 4 अगस्त 1963, ठीक है। 78 देश, अध्यक्ष डोनाल्ड कबेरुका। आइए आगे चलते हैं। अब आपके सामने 4 यंत्र दे रखे हैं, स्टेथोस्कोप, स्फिग्नोमीटर और कैरेटमीटर और यमुना। ये जो यमुना लिखा हुआ है यहाँ पर करिएगा लक्स मीटर, है ना, लक्स मीटर, ठीक। तो स्टेथोस्कोप की अगर हम बात करें तो फर्स्ट का हो जाएगा 3, हृदय की ध्वनि सुनने के लिए स्टेथोस्कोप प्रयोग हो रहा है, तो फर्स्ट का हो जाएगा 3। कैरेटोमीटर आपके सोने की शुद्धता मापने के लिए C का हो जाएगा 2nd। इसके बाद में रक्तचाप मापने के लिए स्फिग्नोमीटर यानी कि B का 4th, और यहाँ पर लक्स मीटर अगर आप देखें तो प्रकाश की तीव्रता मापने का यंत्र हो जाएगा, बिल्कुल। तो स्टेथोस्कोप के बारे में बेसिक जानकारी, चिकित्सीय यंत्र है जिसके माध्यम से हृदय, फेफड़ों, आंतों के बारे में जानकारी मिलती है। स्टेथोस्कोप वही डॉक्टर साहब के गले में जो लटका रहता है ना, बहुत अच्छी बात। इसका जो आविष्कार है फ्रांसीसी चिकित्सक रेने लेनेक द्वारा किया गया था, रेने लेनेक द्वारा किया गया था। स्टेथोस्कोप पर 3 अंकी प्रश्न बन सकता है पेपर नंबर 3 में, है ना। तो बस 2 बिंदु लिखने हैं आपको, किस काम में आता है। दूसरा जो है वो है स्फिग्नोमीटर। इसके अंतर्गत आप देखेंगे तो ब्लड प्रेशर मापने का यंत्र है ये भी 3 अंकी प्रश्न में पूछा जा सकता है। इसका जो आविष्कार है वो ऑस्ट्रेलियाई चिकित्सक सैमुअल सिगफ्रिड कॉल वॉन बेश द्वारा किया गया था। सैमुअल सिगफ्रिड कॉल वॉन बेश, है ना। कैरेटमीटर एक वैज्ञानिक यंत्र है जिसमें एक्स किरणों के प्रयोग से सोना, चांदी, प्लेटिनम आदि की गुणवत्ता मापी जाती है कैरेटोमीटर से, ठीक। सोना कितना शुद्ध है, कैरेटमीटर भी पूछा जा सकता है। फिर है लक्स मीटर, किसी क्षेत्र विशेष में पड़ने वाले प्रकाश द्वारा उत्पन्न चमक, इंटेंसिटी ऑफ ब्राइटनेस को मापने का यंत्र है। अगर आपने देखा होगा क्रिकेट मैच के दौरान प्रकाश की मात्रा को चेक करने के लिए जो ग्राउंड एम्पायर हैं वो खड़े होते हैं इसी मीटर को लेकर, लक्स मीटर को लेकर, ठीक है। तो मैंने कोशिश की है कि 3-3 अंक वाले जो प्रश्न हैं वे आपको मिल जाएं। इसका उपयोग करिएगा मुख्य परीक्षा में। अब मध्य प्रदेश से संबंधित हर साल लगभग 35 से 40 क्वेश्चन आपके MP से रिलेटेड होते हैं पेपर में, और वही अनुपात मैंने FLT में भी रखने की कोशिश की है ताकि आपको अंदाज़ा रहे कि FLT सॉल्व करते हुए कि हमें कितने एरिया पर किस तरह से कवर करना है। मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला है, ये जो मैप अगर आप देखेंगे तो मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला, ये जो भाग है ये मुरैना आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ये मुरैना है, और इसके बाद में सबसे दक्षिणी जिला अगर आप देखने जाएंगे तो ये हो जाएगा बुरहानपुर। सबसे पश्चिमी जिला आपको मिल जाएगा अलीराजपुर, और सबसे पूर्वी जिला मिल जाएगा आपको सिंगरौली, ठीक है। ये है आपका सिंगरौली, ध्यान दीजिएगा, ठीक भैया। तो इस तरह के बेसिक प्रश्न बिल्कुल गलत नहीं करना है। करंट अफेयर्स के प्रश्न आते ही हैं, गेम्स रिलेटेड भी आते हैं, तो आइए उसी संदर्भ में एक प्रश्न देखते हैं। थॉमस कप 2022 कहाँ आयोजित हुआ? चीन, जापान, उत्तर कोरिया, थाईलैंड। थॉमस कप 2022 थाईलैंड के शहर बैंकॉक में आयोजित किया गया है, और यहाँ पर महत्वपूर्ण बात ये रही कि थॉमस कप में पुरुष बैडमिंटन टीम ने इंडोनेशिया को टीम
को पराजित कर इतिहास में पहली बार थॉमस कप जीता है? थॉमस कप आपको पता है पुरुष बैडमिंटन प्रतियोगिता के रूप में जाना जाता है, थॉमस कप तथा उबेर कप। जनवरी 2022 की घटना है ये, और मेरे अनुसार ये क्वेश्चन नंबर 6। जी, आई रिपीट, ये जो जानकारी है ये आपके पेपर में आ सकती है, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण घटना है। बैडमिंटन टीम इतिहास में पहली बार पुरुष टीम ने थॉमस कप जीता है, इससे पहले ये नहीं हुआ है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7, भारत में पशुपालन किए जाने के प्राचीन प्रमाण कहाँ से मिलते हैं? प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल, या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भारत में प्रागैतिहासिक काल, देखिए कालक्रम यही है, सबसे पहले प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, कालक्रम यही आता है। प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटते हैं, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। और प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत जो मध्य पाषाण काल है या मेसोलिथिक टाइम पीरियड है, वहीं पर पशुपालन सबसे पहले हुआ। और होशंगाबाद जिले का जो आदमगढ़ और राजस्थान का जो बागोर है, ये दोनों मेसोलिथिक टाइम पीरियड, और इन्हीं दोनों स्थानों से ओल्डेस्ट एविडेंस मिले हैं हमें, किसके? पशुपालन के। तो पशुपालन के जो प्राचीनतम साक्ष्य है मध्य प्रदेश के आदमगढ़ जिले और राजस्थान के बागौर से ये मिला है, भूलिएगा मत। आदमगढ़ 3 अंकीय प्रश्न में पूछा जा सकता है, इसको भी तैयार रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कंप्यूटर सेक्शन से, 1 टेराबाइट में कितने गीगाबाइट होते हैं? 4 ऑप्शन है, ए बी सी ओ डी, 1024, 10,024, 1,24,000 या 10,24,000। जी, आंसर आ गया है 1024 गीगाबाइट। 1024 गीगाबाइट इक्वल टू 1 टेराबाइट। कंप्यूटर तथा टेक्नोलॉजी से रिलेटेड प्रश्न हर साल आते हैं। कुछ बेसिक मापदंड हैं, जैसे कि 1 निबल इक्वल टू 4 बिट और 1 बाइट इक्वल टू 8 बिट, या यूँ कहें कि 8 बिट बराबर 4 बिट इक्वल टू 1 निबल, 8 बिट इक्वल टू 1 बाइट, 1024 बाइट इक्वल टू 1 किलोबाइट, 1024 किलोबाइट इक्वल टू 1 मेगाबाइट, 1024 मेगाबाइट इक्वल टू 1 गीगाबाइट और 1024 गीगाबाइट इक्वल टू 1 टेराबाइट। तो जो सबसे छोटी इकाई है कंप्यूटर की स्मृति के मापने की इकाई, वो है बीट, है ना। बीट से बनेगा निबल, निबल से बनेगा बाइट। चलिए, माखनलाल चतुर्वेदी का संबंध मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र से है? क्वेश्चन नंबर 9, इंदौर, होशंगाबाद, सागर, मंदसौर। माखनलाल चतुर्वेदी का जीवन परिचय अगर आप देखें, इनका जन्म जो हुआ है बम्बई ग्राम, होशंगाबाद। अब बम्बई ग्राम को माखनलाल चतुर्वेदी नगर या गांव भी बोलते हैं। 1889 में जन्म हुआ था, 68 में भोपाल मृत्यु हुई। इनका प्रसिद्ध नाम जो है वो है भारतीय आत्मा, एक भारतीय आत्मा, दैट इज़ पंडित माखनलाल चतुर्वेदी। बम्बई ग्राम को वर्तमान में माखन नगर के नाम से भी जाना जाता है। एक भारतीय आत्मा पंडित माखनलाल चतुर्वेदी जी। प्रश्न आ सकता है 3 अंक पर इन पे, ठीक है। अगला, मध्य प्रदेश का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान ग्वालियर के महाराजा का शाही आरक्षित शिकार स्थल हुआ करता था? माधव राष्ट्रीय उद्यान। माधव राष्ट्रीय उद्यान की अगर हम बात करें तो ग्वालियर के महाराजा का शाही आरक्षित शिकार स्थल ये हुआ करता था, माधव राष्ट्रीय उद्यान। शिवपुरी जिला, ग्वालियर संभाग के अंतर्गत, ग्वालियर के महाराजाओं का शिकार स्थल, माधव राष्ट्रीय उद्यान, शिवपुरी। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए आनंद सुपर 100 को और करें अपने MPPSC एंड गवर्नमेंट एग्जाम्स का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।